मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप सभी प्रतियोगी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक बार पुनः ऑनलाइन क्लासेस में नए टॉपिक के साथ में महासागरीय धाराएं। इसमें आपको पढ़ना है कि धाराओं के कौन कौन से स्वरूप हैं और धाराओं को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं या उनकी उत्पत्ति किन कारणों के द्वारा होती है। और फिर इसके बाद में आंध्र महासागर की धाराएं, प्रशांत महासागर की धाराएं और हिंद महासागर की धाराओं के बारे में आपको पढ़ना है। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि धारा क्या होता है और धारा के स्वरूप कौन कौन से हैं। धारा का पहला जो स्वरूप होता है, रूप, वो होता है प्रवाह के रूप में। इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट। जब महासागर का जल हवा के प्रभाव से प्रेरित होकर के आगे की तरफ बढ़ता है तो उसको हम प्रवाह कहते हैं या ड्रिफ्ट कहते हैं। यानी हवा यदि पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है तो महासागर का जल भी पूरब से पश्चिम की ओर चलने लगेगा। और हवा की गति यदि तीव्र है तो प्रवाह भी की गति भी बढ़ जाती है। हवा की गति मंद है तो प्रवाह की गति भी मंद हो जाती है। आप पढ़ेंगे आंध्र महासागर की धाराओं में उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट और दक्षिणी अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट का तात्पर्य यही है जिसमें केवल और केवल हवा के प्रभाव से जब जल आगे बढ़ता है तो उसको हम प्रवाह कहते हैं। दूसरा है धारा, करंट्स। जब महासागर का जल एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित गति से निश्चित दिशा की ओर चलता है तो उसको हम महासागरीय धारा कहते हैं। इसका एरिया निश्चित होता है, इसकी गति सीमा भी थोड़ी बहुत कभी तेज हो जाती है, कभी मंद हो जाती है। वो स्थानीय क्षेत्र का भी उस पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसका इसकी सीमा और क्षेत्र ये निश्चित होता है। यानी इसका जो है गति, क्षेत्र और इसकी दिशा, ये तीनों सुनिश्चित होती है। गति में थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है लेकिन क्षेत्र और दिशा ये सुनिश्चित होती है। जैसे मान लीजिए ब्राजील की धारा है तो ब्राजील की धारा जो है ब्राजील के आसपास ही क्षेत्रों में, तटवर्ती क्षेत्रों में ही बहेगी, वो कहीं दूसरी जगह पर नहीं जा सकती। तीसरा जो धारा का मुख्य बिंदु होता है वो है विशाल धारा। इसको हम स्ट्रीम कहते हैं। जब महासागर का जल नदियों के जल के समान बहुत तीव्र गति से कई शाखाओं में विभक्त होकर के आगे की तरफ बढ़ता है तो उसको हम स्ट्रीम कहते हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम या क्यूरोसियो की धारा, क्यूरोसियो की धारा भी एक स्ट्रीम का ही प्रकार है। तो ये तीन चीजों के बारे में आपको मुख्य रूप से सबसे पहले जानना है कि प्रवाह क्या होता है, धारा क्या होती है और विशाल धारा क्या है। प्रवाह जब पवन वेग से प्रेरित होकर के महासागरीय का जल आगे बढ़ेगा तो उसको हम प्रवाह कहेंगे। और जब महासागर का जल एक निश्चित दिशा में, निश्चित क्षेत्र में तीव्र गति से आगे बढ़ता है तो उसको हम धारा या करेंट्स कहते हैं। और जब महासागर का जल नदियों के जल के समान बहुत तीव्र गति से कई शाखाओं में विभक्त होकर के लंबी दूरी तक की यात्रा तय करता है तो उसको हम स्ट्रीम कहते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ, इनके बारे में पढ़ना है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कौन कौन से कारक हैं, किन कारकों की वजह से महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। धाराओं की उत्पत्ति के कारक, तो पहला कारक होता है पृथ्वी की परिभ्रमण
गति से संबंधित कारक। आप जानते हैं कि पृथ्वी मुख्य रूप से ठोस और द्रव दो ही पार्ट पृथ्वी पर स्थित है। एक भाग ठोस है जिसको हम स्थलमंडल कहते हैं और दूसरा भाग जल है जिसको हम हाइड्रोस्फीयर या ओशियोग्राफी के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। तो जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की दिशा की तरफ ऐसे रोटेट होती है तो जलीय भाग स्थलीय भाग का पूर्ण रूपेण साथ नहीं दे पाता है, उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि जो है स्थलीय भाग ठोस अवस्था में है, जलीय भाग द्रवित अवस्था में है, इसलिए जल में थोड़ी सी विक्षेप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसी कारण से महासागरीय धाराएं, खासकर जो इक्वेटोरियल रीजन की धाराएं होती हैं उनकी उत्पत्ति हो जाती है। जैसे ये मान लीजिए आपका ग्लोब है और पृथ्वी इस दिशा की ओर परिभ्रमण कर रही है पूरब से पश्चिम की तरफ, तो इसका जो जलीय भाग होगा उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा और वो जो है पूरब से पश्चिम दिशा की ओर गतिशील हो जाएगा। तो एक प्रमुख कारक ये भी है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण महासागरीय जल स्थलीय भाग का साथ नहीं दे पाता है और धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। अगला कारक है सागर से संबंधित कारक। कुछ फैक्टर ऐसे हैं जैसे तापक्रम, घनत्व, दबाव और लवणता, जो सागर से संबंधित कारक हैं और उसमें परिवर्तन होने से महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। एक तो तापक्रम, दूसरा लवणता और तीसरा जो है घनत्व, टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी। इन तीनों में भिन्नता के कारण महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। अगर किसी स्थान का तापक्रम, एक की व्याख्या हम कर रहे हैं, अगर किसी क्षेत्र का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो वहां पर जल गर्म होकर के अस्थिर हो जाता है, यानी वहां का घनत्व भी कम हो जाता है। तो इस कारण से वहां पर जलतल ऊंचा होता है और उच्च जलतल से निम्न जलतल की ओर धाराएं चलने लगती हैं। लवणता यदि कहीं पर ज्यादा है तो वहां पर घनत्व भी ज्यादा होगा, जिस कारण से महासागरीय जल नीचे की तरफ बैठेगा और वहां पर निम्न जलतल स्थापित हो जाएगा। दूसरी तरफ जहां पर कम लवणता, कम घनत्व होगा, वहां पर जलतल ऊंचा होगा और उच्च जलतल से निम्न जलतल की ओर धाराएं चलने लगेंगी। ये कैसे होता है, आइए हम इसको मुख्य रूप से समझते हैं, तीनों को एक साथ में। मान लीजिए किसी क्षेत्र में टेम्परेचर ज्यादा है, अब यदि तापक्रम ज्यादा होगा तो उस क्षेत्र में वाष्पीकरण की भी प्रक्रिया ज्यादा होगी। अब जब वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो आपको मैंने पिछले अध्याय में पढ़ाया था कि जिन क्षेत्रों में वाष्पीकरण ज्यादा होता है वहां पर जल वाष्प बन करके ऊपर की तरफ उठ जाता है और निचले भाग में सैलिनिटी लवणता बचती है। तो कहने का मतलब है वाष्पीकरण अगर ज्यादा होता है तो वहां पर लवणता में भी वृद्धि हो जाएगी और यदि लवणता में वृद्धि होगी तो वहां पर डेंसिटी में भी वृद्धि हो जाएगी, यानी घनत्व भी वहां का बढ़ जाएगा। और अब घनत्व बढ़ गया तो वहां पर जल तल नीचा हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे क्षेत्र में अगर कहीं पर टेम्परेचर कम है तो वाष्पीकरण कम होगा और वाष्पीकरण कम होगा तो लवणता कम होगी और लवणता कम होगी तो डेंसिटी कम होगा। परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में
जल तल ऊंचा रहेगा और उच्च जल तल से निम्न जल तल की ओर धाराएं चलने लगेगी। ये तीनों में एक साथ मैंने इन तीनों को समझा दिया, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। इसके अलावा बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं इन तीनों के अलावा जो इसके बीच में आ जाते हैं और इस प्रक्रिया को प्रभावित कर देते हैं। जैसे वर्षा के जल का आगमन, वर्षा के जल का आगमन होगा तो वाष्पीकरण चाहे जितना हो, वर्षा जल के आगमन के कारण वहां पर लवणता कम हो जाती है और जल स्तर भी ऊंचा होता है। तो आइए चलते हैं हम ग्लोब पर, देखते हैं कैसे ये तीनों की प्रक्रियाओं में भिन्नता के कारण महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। देखिए, ये है आपका ग्लोब। ये है इक्वेटर, विषुवत-रेखीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में आप जानते हैं कि सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और इस क्षेत्र में टेम्परेचर ज्यादा रहता है। अब जब तापक्रम ज्यादा रहेगा तो यहां पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी ज्यादा होगी, यानी इवापोरेशन ये भी जो है ज्यादा होगी। लेकिन इस क्षेत्र की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है, यहां पर प्रतिदिन दोपहर के बाद में गरज चमक के साथ खूब घनघोर वर्षा होती है और उस वर्षा के कारण इस क्षेत्र, विषुवत-रेखीय क्षेत्र में जल तल ऊंचा हो जाता है, यानी यहां पर रेन जो है वाष्पीकरण की तुलना में ज्यादा होता है। अब जब वर्षा होगी तो आप जानते हैं सैलिनिटी यानी लवणता जो है कम हो जाएगी। हमने बताया था कि जहां पर ग्लेशियर पिघलेंगे यानी हिम का प्रवाह होगा, या जहां पर नदियों के जल का आगमन होगा समुद्र में, या जहां पर वर्षा होगी, उन क्षेत्रों पर लवणता कम हो जाती है। ठीक, और इन तीनों के आगमन से जलस्तर भी ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों से स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है। तो स्वाभाविक है लवणता में कमी हो जाएगी, और जब लवणता में कमी होगी तो वहां पर डेंसिटी भी कम हो जाएगा। परिणाम स्वरूप जल तल ऊंचा हो जाएगा। ओके, ठीक। अब चलते हैं हम यहां पर कर्क रेखा पर और यहां पर मकर रेखा। इनकी सिचुएशन क्या होती है? सेकंड, यहां पर भी तापक्रम प्राप्त होता है। सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन की आभासी स्थितियां जब होती हैं, जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की लंबवत स्थिति होती है तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, दक्षिण में हो जाती है तो दक्षिण में ज्यादा हो जाता है। सामान्य रूप से कर्क और मकर रेखाओं के क्षेत्र पर टेम्परेचर की प्राप्ति होती है, लेकिन उसकी तुलना में जो है, यानी वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण ज्यादा होता है, और इसकी वाष्पीकरण की तुलना में वर्षा इस क्षेत्र में कम प्राप्त होती है। यानी देखिए, वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है इस क्षेत्र में और वर्षा कम हो रही है। आप जानते हैं लवणता क्या हो जाएगी? अगर वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है, जल वाष्प बन करके ज्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ लवणता बचेगी और वर्षा भी कम प्राप्त हो रही है। इस कारण से इस क्षेत्र में सैलिनिटी में वृद्धि हो जाती है, यानी लवणता बढ़ जाती है। यहाँ 1 पॉइंट मैंने दिखाया, यहाँ पर 2 यूनिट दिखाया। अब जब लवणता में वृद्धि हो जाएगी तो उस क्षेत्र में डेंसिटी में भी वृद्धि हो जाती है, यानी घनत्व में भी वृद्धि हो जाती है। अब घनत्व में वृद्धि हो गई तो इस क्षेत्र का जल तल नीचा हो जाएगा, यानी यहां पर जल तल ऊंचा था और इस क्षेत्र में जल तल नीचा हो जाएगा। अब आप जान सकते हैं धाराएं किधर से किधर को चलेंगी? उच्च जल तल से निम्न जल तल की ओर चलेंगी, अर्थात विषुवत-रेखीय क्षेत्र से कर्क और मकर रेखीय क्षेत्रों की ओर धाराएं चलेंगी। यह होता है धाराओं के चलने का क्रम। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो केवल इतना चीज जान लीजिए, वाष्पीकरण कम हो रहा है, वर्षा ज्यादा प्राप्त हो रही है। तो वर्षा जब ज्यादा प्राप्त होगी
तो स्वाभाविक है वहां पर जल तल ऊंचा हो जाएगा। दूसरी जगह पर यहां पर वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है और वर्षा कम हो रही है, तो वाष्पीकरण जब ज्यादा होगा और वर्षा कम होगी तो यहां पर जल तल क्या हो जाएगा, नीचा हो जाएगा। यानी जल भाप बन करके ऊपर की तरफ वाष्प बन करके ज्यादा जा रहा है और उसकी तुलना में वर्षा कम हो रही है, तो यहाँ पर जल तल नीचा हो जाएगा। इसलिए उच्च जल तल से निम्न जल तल की ओर धाराएं चलने लगती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं विषुवत रेखीय क्षेत्र से कर्क और मकर रेखीय क्षेत्रों की ओर धाराएं चलने लगती हैं। तो ये था आपका तापक्रम, लवणता और घनत्व में भिन्नता। घनत्व और लवणता का सीधा संबंध होता है। यदि कहीं पर लवणता में कमी आती है तो घनत्व में भी कमी आएगी, और लवणता में वृद्धि होगी तो घनत्व में भी वृद्धि होगी। आगे की तरफ हम चलते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो सागर से अलग हैं, एटमॉस्फेरिक फैक्टर हैं, वायुमंडलीय कारक हैं, जो धाराओं की दिशा में और धाराओं की गति को भी प्रभावित करते हैं। उसमें दो चीजें हैं। पहला है वाष्पीकरण एवं वर्षा, और दूसरा है वायुदाब एवं हवा। इवापोरेशन एंड रेन, एयर प्रेशर एंड विंड्स, ये दो वायुमंडलीय कारक होते हैं जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं और इनसे भी धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। हम एक एक कर सकते हैं। अभी हमने बता दिया कि जिस क्षेत्र में वाष्पीकरण ज्यादा होगा और वर्षा कम होगी, वहां पर जल स्तर नीचा होगा, यानी वर्षा की प्राप्ति कम हो पा रही है लेकिन वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है, तो इस क्षेत्र में क्या होगा, जल तल नीचा हो जाएगा। इस चीज को भी अभी हमने फार्मूले के जरिए जो है समझा दिया था आपको। दूसरा, यदि कहीं पर वाष्पीकरण की तुलना में वर्षा ज्यादा हो रही है तो उस क्षेत्र में जल तल ऊंचा हो जाएगा। परिणाम स्वरूप उच्च जल तल से निम्न जल तल की ओर धाराएं चलने लगेंगी। ऐसा भी हमने बताया है कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों की ओर ऐसा होता है, जहां पर वर्षा की प्राप्ति ज्यादा होती है, जल स्तर ऊंचा हो जाता है, और कर्क और मकर रेखाओं के क्षेत्र में वाष्पीकरण ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर जल तल नीचा हो जाता है। परिणाम स्वरूप विषुवत रेखीय क्षेत्र से कर्क और मकर रेखा क्षेत्रों की ओर धाराएं चलने लगती हैं। आगे की तरफ हम चलते हैं। चलिए इतने से हो जाएगा। वायुदाब तथा हवाएं, एक चीज ये जान लीजिए, मान लीजिए दो क्षेत्र हैं, एक पर एयर प्रेशर ज्यादा है। हमने वायुदाब की पेटियां विश्व में बताया था कहां पर वायुदाब ज्यादा रहता है, कहां पर कम रहता है। तो जहां पर हाई प्रेशर होगा और जहां पर लो प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलने लगती। एक चीज जान लीजिए इस तरह से, जैसे मान लीजिए एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हाई प्रेशर है, उच्च वायुदाब है, यहां पर हवा ऊपर से नीचे की तरफ बैठ रही है। दूसरा एरिया है जो है लो प्रेशर, जहां पर हवा गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठ रही है। हाई प्रेशर वहां पर होगा जहां पर लो टेम्परेचर होगा, और लो प्रेशर वहां पर होगा जहां पर हाई टेम्परेचर होगा। यानी यहां पर लो टेम्परेचर की वजह से हाई प्रेशर है और यहां पर हाई टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर। तो होता क्या है, यहां पर हवा बैठती है और यहां पर हवा ऊपर की तरफ उठती है। तो जहां पर महासागरीय भागों में, जिन क्षेत्रों में हवाएं बैठेंगी ऊपर से नीचे की तरफ, वहां पर जल तल यानी जल का स्तर दबाव के कारण नीचा होगा, और जहां पर प्रेशर नहीं रहेगा सागर तल पर, वहां पर स्वाभाविक रूप से जल स्तर ऊंचा रहेगा। परिणाम स्वरूप हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलेगी,
लेकिन लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ धारा चलेगी, करंट्स। यानी यहां पर लो प्रेशर होने के कारण जल तल ऊंचा है, तो यहां पर हाई प्रेशर के कारण जल तल नीचा है, तो परिणाम स्वरूप उच्च जल तल से निम्न जल तल की ओर धाराएं चलने लगेंगी। यह है धाराओं का चलने का दिशा, यानी लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ। लो प्रेशर पर जल स्तर ऊंचा होगा और हाई प्रेशर पर जल स्तर नीचा होगा। जैसा हमने बताया था वायुदत्त तथा हवाएं पढ़ाते समय कि 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर हाई प्रेशर बेल्ट होती है, हवा वायुमंडल से ऊपर नीचे की तरफ उतरती है, इस कारण जल स्तर नीचा हो जाता है। और इक्वेटोरियल क्षेत्र पर जो विषुवतरेखीय क्षेत्र हैं वहां पर हाई टेम्परेचर के कारण लो प्रेशर की स्थिति होती है, इसलिए वहां पर जल स्तर ऊंचा होता है। और दूसरी बात यह भी होती है कि उस क्षेत्र में वर्षा होती है। तो इस प्रकार से उच्च जल स्तर से निम्न जल स्तर की ओर धाराएं चलने लगती हैं। अब कुछ ऐसे भी फैक्टर हैं जो धाराओं की दिशा को तय कर देते हैं, धाराओं की गति को तय कर देते हैं, धाराओं के मार्ग में परिवर्तन को ला देते हैं। कुछ ऐसे भी कारक होते हैं, उनको भी देख लीजिए। तो पहला कारक है जो धाराओं के मार्ग में परिवर्तन लाता है, वो है तट की दिशा तथा आकार। एक उदाहरण छोटा सा दे रहे हैं। ये दक्षिण अमेरिका है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। यहां से उत्तरी विषुवतरेखीय धारा और दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा दोनों चलती और यहां पर ब्राजील के तट से टकराती हैं। तो जब यहां पर तट से टकराएंगे तो कुछ जल इस ब्राजील तट के सहारे दक्षिण की ओर चलने लगेगा। तो इस जो है धारा ब्राजील के इस भाग के कारण जो है नीचे की तरफ मुड़ गई है, और ये धारा ऊपर में इसलिए चली गई है क्योंकि तट का आकार इसी शेप में है, इसलिए उत्तर की तरफ चली गई है। तो तटों की जो आकार होता है, तटों का, किसी भी कॉन्टिनेंट का या किसी भी देश के तट का, तो उस आकार के कारण की धाराएं जो है मुड़ जाती हैं और उसी तट रेखा के समानांतर जो है नीचे या ऊपर की तरफ चलते हैं। और भी कई फैक्टर हैं जो धाराओं के मार्ग में परिवर्तन लाते हैं, जैसे स्थानीय तूफान या चक्रवात। इनके द्वारा भी धाराओं की दिशा में और गति में कुछ समय के लिए परिवर्तन हो जाता है। और कुछ ऐसी मौसमी प्रवृत्तियां होती हैं जिसके कारण महासागरों में धाराएं कभी उल्टी कभी सीधी, यानी घड़ीवत क्रम और अघड़ीवत क्रम में चलती हैं। जैसे उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं मानसूनी हवाओं के प्रभाव में आकर के कभी क्लॉकवाइज तो कभी एंटी क्लॉकवाइज मुख्य रूप से वो चलने लगती हैं। तो ये सब ऐसे कारक होते हैं। और कुछ महासागरों में तलीय आकृतियां होती हैं जिनके कारण महासागरों की धाराओं में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मिड अटलांटिक रिज, आंध्र महासागर में एक मध्यवर्ती कटक पाया जाता है, यानी महासागरीय जल में उभार पाया जाता है। तो उस उभार के कारण भी जो है धाराओं के मार्ग में परिवर्तन हो जाता है, उनकी आकृतियां बदल जाती, उनकी दिशाएं जो है बदल जाती हैं। ओके, तो ये था आपका महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण। महासागरीय धाराएं क्या हैं और इनकी उत्पत्ति के कौन कौन से कारक हैं। तो इनकी उत्पत्ति के कारकों में मैंने पहला बताया पृथ्वी की परिभ्रमण गति से संबंधित कारक, दूसरा सागर से संबंधित कारक जिसमें तापक्रम और लवणता और घनत्व में भिन्नता के कारण धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, तीसरा वायुदाब तथा हवाओं के कारण, वाष्पीकरण और वर्षा के कारण, ये सब वायुमंडलीय कारक हैं जो धाराओं के मार्ग और दिशा को प्रभावित करते हैं। और कुछ ऐसे कारक हैं जैसे तट की दिशा तथा आकार, स्थानीय चक्रवात या तूफान का आगमन और महासागर की तलीय आकृतियां, ये सब भी धाराओं के मार्ग में परिवर्तन लाने का काम करती हैं। तो इस प्रकार से धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है ये आप जान गए। अब हम चलते हैं एक एक धाराओं के बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आंध्र महासागर की धारा।
आंध्र महासागर की धाराएं। ये विषुवत रेखा है यहां पर। इसके उत्तर में उत्तरी आंध्र महासागर, दक्षिण में दक्षिणी आंध्र महासागर। ये है अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये ग्रीनलैंड। ये उत्तरी आंध्र महासागर, ये दक्षिणी आंध्र महासागर। सबसे पहले आप धाराओं का क्रम लिख लीजिए। सुविधा के लिए हमने सबसे पहले उत्तरी आंध्र महासागर की धाराओं का क्रम सुनिश्चित किया है और उसके बाद में दक्षिणी आंध्र महासागर की धाराओं का क्रम सुनिश्चित किया है। तो सबसे पहले आपको मैं यही बता दे रहा हूं, लिख लीजिए उत्तरी आंध्र महासागर या नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट। उत्तरी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन करंट्स, उत्तरी आंध्र महासागर की धाराएं। आप चाहें तो इनका क्रम नोट कर सकते हैं। एक बार इनका क्रम नोट कर लेने के बाद में आपको ये चीज न भूलेगी और ये विस्मरण भी नहीं होगा और आप ये भी जान जाएंगे कि कौन सी धाराएं गर्म होती हैं, कौन सी धाराएं ठंडी होती हैं। इसमें सबसे पहले देखिए नंबर 1, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट्स। दूसरा, गल्फ स्ट्रीम तम। गल्फ स्ट्रीम की धारा जो है एक सिस्टम के रूप में बहती है और कई शाखाओं के रूप में बहती है, इसलिए हम उसको गल्फ स्ट्रीम सिस्टम या गल्फ स्ट्रीम तंत्र के नाम से जानते हैं। इसकी 3 ब्रांच हो जाती है। एक फ्लोरिडा की धारा, दूसरा गल्फ स्ट्रीम की धारा और तीसरा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। अभी हम इसको बताएंगे, मानचित्र में ही इस चीज को समझा देंगे, इन 3 ब्रांचों को गल्फ स्ट्रीम। और तीसरा है कनाई की धारा, तो इसको हम कह देते हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। और चौथा कनाई की धारा और 5वां लिब्रा डोर की धारा। और 6वां करते हैं पूर्वी ग्रीनलैंड की। और भी धाराएं हैं, जैसे नॉर्वेजियन करंट में और नॉर्वेजियन सागर में जो है बहती है उसको नॉर्वे की धारा कहते हैं, जिसके की खाड़ी में बहती है, पूर्वी ग्रीनलैंड की तरफ बहती है। तो और भी धाराओं के क्रम है, वो सब छोटी छोटी धाराएं हैं, उनको भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, आप जानते हैं कि यहां पर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं चलती हैं। इस पूरे बेल्ट में कर्क और मकर रेखाओं के बीच में ये उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं की दिशा है, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाओं की दिशा है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ भ्रमण कर रही है। तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण और व्यापारिक हवाओं की दिशा के कारण यहां पर विषुवत रेखीय धाराओं की उत्पत्ति होती है और ये आगे की तरफ अफ्रीका तट से लेकर के अमेरिकन तट तक, दक्षिणी अमेरिका के तट तक बहती है। जो विषुवत रेखा के उत्तर में होती है इसको हम उत्तरी विषुवत रेखीय धारा कहते हैं और जो विषुवत रेखा के दक्षिण में बहती है उसको हम दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा कहते हैं। ये हो गया आपका नंबर 1, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। ये यहाँ पर
मध्य अफ्रीकी तट से लेकर यानी गायना तट से लेकर के और यहाँ ब्राजील के सनराग तक ये जो है प्रवाहित होती है। ये धारा 5 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश में इसका क्षेत्र मुख्य रूप से होता है। यहाँ पर ब्राजील तट से टकरा करके उत्तर में ये मैक्सिको की खाड़ी में चली जाती है और यहाँ पर यूनाटक चैनल से होकर के ऐसे मैक्सिको की खाड़ी में प्रवाहित होकर के ये उत्तर की तरफ गल्फ स्ट्रीम का रूप धारण करती है। कुछ धारा यहाँ पर एंटीलीज द्वीप समूह है, इसके मध्य से होकर के बहता है, उसको हम एंटीलीज की धारा के नाम से जानते हैं। ये संयुक्त रूप से सम्मिलित रूप से पूरे मैक्सिको की खाड़ी में जो सिस्टम बनता है ये गल्फ स्ट्रीम तंत्र की बनता है और इसकी 3 ब्रांच होती है गल्फ स्ट्रीम की। पहला होता है फ्लोरिडा की धारा, फ्लोरिडा करंट। दूसरा गल्फ स्ट्रीम की मुख्य ब्रांच और तीसरा नॉर्थ ईस्ट करंट, उत्तरी पूर्वी धारा। यहां से ये धारा आगे की तरफ चलती है न्यूफाउंडलैंड तक। यहां पर न्यूफाउंडलैंड, तो कहने का मतलब ये है कि फ्लोरिडा से लेकर के हेट्रेस अंतरिक्ष तक जो धारा बहती है उसको हम फ्लोरिडा की धारा के नाम से जानते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का फ्लोरिडा राज्य है और ये यूकाटन चैनल है। तो यूकाटन चैनल से फ्लोरिडा और हेट्रेस अंतरिक्ष, यहाँ पर हेट्रेस अंतरिक्ष तो छोटा सा है, तो वहां तक जो धारा चलती है उसको हम फ्लोरिडा की धारा के नाम से जानते हैं। और हेट्रेस अंतरिक्ष से लेकर के ग्रांड बैंक तक आप मानचित्र में देखिएगा, इसमें पूरा नहीं बना हुआ है, लेकिन जो ग्रांड बैंक तक धारा बहती है उसको हम गल्फ स्ट्रीम की मुख्य शाखा के रूप में जानते हैं। गल्फ स्ट्रीम बहुत तीव्र गति से चलने वाली धारा होती है और ये धारा पश्चिमी यूरोपियन तट तक चली जाती है। सबसे लंबी धारा, इसको विश्व की सबसे लंबी जलधारा के नाम से भी जाना है। यहां पर एक धारा और उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है जिसको हम लेब्राडोर की धारा कहते हैं। इस लेब्राडोर की धारा से गल्फ स्ट्रीम की धारा यहां पर न्यूफाउंडलैंड के पास में टकरा जाती है। क्योंकि ग्रीनलैंड, न्यूफाउंडलैंड इन सबके क्षेत्र पर जो बर्फ जमे हुए हैं वो बर्फ जब जल के रूप में आगे की तरफ बढ़ता है तो इस लेब्राडोर की धारा का जन्म होता है और ये तमाम हिमखंडों को लेकर के आगे की तरफ बढ़ती है। इस क्षेत्र में जलयानों का संचालन बहुत ही कठिन कार्य होता है, इसलिए इस क्षेत्र में ज्यादातर नाविक लोग नहीं जाते हैं। अब ये धारा आकर के यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम के पास में जब मिलती है तो यहाँ पर बहुत ही घना कोहरा उत्पन्न होता है, बहुत ज्यादा घना कोहरा उत्पन्न होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि गर्म और ठंडी जल राशियों के मिलने से इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की प्रक्रिया उत्पन्न होती है, तापीय विरूपता की प्रक्रिया उत्पन्न होती है और गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने से ही बहुत घना कोहरा इस क्षेत्र में उत्पन्न हो जाता है। और कोहरा जब उत्पन्न होता है तो इस क्षेत्र में जो प्लैंकटन होते हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में मछलियां भी बहुत ज्यादा आती हैं और मछलियों के आने से ये जो है विश्व का प्रसिद्ध मत्स्य उत्पादन केंद्र हो जाता है। यानी सबसे ज्यादा मछलियां भी यहाँ पर और जापान तट के पास में पकड़ी जाती हैं। ये ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलन के कारण ऐसा होता है। अब हम और चीज बता दें यहाँ पे, जब ये गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर दोनों आपस में मिलती हैं तो यहाँ पर कोल्ड वॉल का निर्माण हो जाता है जिसको हम ठंडी दीवार के नाम से जानते हैं। ठंडी दीवार के नाम से इसको जानते हैं क्योंकि ठंडी जलधारा इस गर्म जलधारा को यहाँ पर रोक लेती है। और कभी कभी यहाँ पर पछुआ हवाओं के प्रभाव के कारण, पछुआ हवाओं की तीव्रता के कारण ये गल्फ स्ट्रीम थोड़ा सा पूरब की तरफ खिसक जाती है और इस लेब्राडोर के जल को आने का मार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे हो जाता है। अब इस कारण से यहाँ पर भी एक कोल्ड वॉल का निर्माण होना चाहिए। यहाँ पर वास्तव में होना चाहिए गर्म जलवायु, लेकिन इस लेब्राडोर की ठंडी जलधारा आने के कारण यह क्षेत्र जो है यहाँ पर कम तापमान प्राप्त हो जाता है, इसलिए भी इसको कोल्ड वॉल के नाम से जाना जाता है। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि कोल्ड वॉल का निर्माण कहाँ पर होता है,
तो जहां पर गर्म जलवायु होनी चाहिए, लेब्राडोर के आगमन से इस क्षेत्र में ठंडी जलवायु का आगमन हो जाता है, यानी इस क्षेत्र का टेम्परेचर सामान्य से कम हो जाता है। ये पछुआ हवाएं जो इस क्षेत्र में चलती हैं 30 से 35 से 45 डिग्री के अक्षांश के पास में, 40 से 45 के पास में, वो इस गल्फ स्ट्रीम की एक शाखा को पूरब की तरफ ऐसे मोड़ती है और एक शाखा ऐसे उत्तरी पूर्वी यूरोपियन तट तक चली जाती है। अब जब ये पूरब की तरफ मुड़ती है तो यहां पर मडेरिया से लेकर के और केप वर्ड तक, यानी स्पेन के पास में टकरा करके दक्षिण की तरफ जो है मडेरिया से लेकर के केप वर्ड तक नीचे ऐसे चलती है, जिसको हम कनारी की धारा के नाम से जानते हैं। और ये जलधारा ठंडी जलधारा होती है, क्योंकि ये उत्तर से दक्षिण की तरफ आ जाती है। कुछ जल उत्तरी सागरों का ऐसे जो है दक्षिण की तरफ आकर के इसमें मिल जाता है, इसलिए ये ठंडी जलधारा होती है। अच्छा, ठंडी जलधारा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हॉट डिजर्ट है, सहारा का मरुस्थल है, वो गर्म है और इस गर्म क्षेत्र की अपेक्षा इस धारा का तापक्रम कम होता है, इसलिए इसको ठंडी धारा के नाम से जानते हैं। कोई धारा गर्म होगी या ठंडी होगी, ये मुख्य रूप से सुनिश्चित करता है उस क्षेत्र के तटवर्ती तापक्रम पर। अगर किसी देश का तापक्रम उस धारा के तापक्रम से ज्यादा है तो वो धारा ठंडी होगी, यानी जो धारा बह रही है किसी देश के तटवर्ती क्षेत्र पर, अगर उस धारा का तापक्रम देश के तापक्रम की अपेक्षा या तटवर्ती क्षेत्र के तापक्रम की अपेक्षा कम तापक्रम है तो वो धारा ठंडी कहलाती है। और अगर उस देश के तटवर्ती क्षेत्र के तापक्रम की अपेक्षा उस धारा का तापक्रम अधिक है तो वो धारा मुख्य रूप से गर्म जलधारा कहलाएगी। दूसरा, ठंडी और गर्म धारा का मतलब ये होता है कि इक्वेटर से निकलने वाली सभी धाराएं लगभग गर्म होती हैं, क्योंकि गर्म जल को लेकर के अपने ऊपर की तरफ जाती हैं। जैसे यहाँ पर एक गल्फ स्ट्रीम गर्म जल को लेकर के पश्चिमी यूरोपीय तट तक चली जाती है और इधर जो है लेब्राडोर ठंडा जल लेकर के नीचे तक चली जाती है। तो ध्रुवों की तरफ से पिघलने के कारण जो जलराशि नीचे की तरफ प्रवाहित होती है वो ठंडी जलधारा के रूप में होता है, और विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ जो जलराशि प्रवाहित होती है वो लगभग गर्म जलधारा के रूप में होता है। ये दो कारण होते हैं गर्म और ठंडी जलधाराओं के जानने के, कौन सी धारा गर्म होगी, कौन सी धारा ठंडी होगी। अब चलते हैं इस प्रकार से। ये हो गया आपका नंबर 1 उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, नंबर 2 गल्फ स्ट्रीम तंत्र, नंबर 3 उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और नंबर 4 कनारी की धारा, जो हमने यहाँ पर क्रम से आपके लिख दिए। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, कनारी की धारा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका नंबर 5 लेब्राडोर पठार और ग्रीनलैंड के बीच में धारा दक्षिण की तरफ चलती है, इसको हम लेब्राडोर की धारा कहते हैं। एक धारा यहाँ पर ग्रीनलैंड के पूरब में ऐसे दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जिसको हम पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा के नाम से जानते हैं। तो ये पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा है जो बड़े बड़े हिमखंडों को नीचे की तरफ ला करके यहाँ पर जलराशि, यहाँ के टेम्परेचर को कम कर देती है। अब कुछ जलधारा का भाग यहाँ पर नॉर्वेजियन सागर में चला जाता है और कुछ जलधारा ऐसे यहाँ पर मोड़ करके गायर यहाँ पर बना देती है। यहाँ पर कुछ जलधारा चली जाती है, कुछ जलधारा बीच की खाड़ी में चली जाती है। तो इसको नॉर्वेजियन धारा, नॉर्वेजियन करेंट्स और या रेनल की धारा इत्यादि नामों से जानते हैं। ये छोटी छोटी धाराएं मुख्य रूप से ये इस क्षेत्रों में चलती हैं, जो तटवर्ती देशों के नाम पर ही उनका नामकरण कर दिया जाता है। अब एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस गल्फ स्ट्रीम की खोज मुख्य रूप से यही प्रश्न कभी कभी आता है 1513 ईस्वी में पोंस डी लियोन पोंस डी लियोन ने 1513 ईस्वी में इस गल्फ स्ट्रीम धारा की खोज सबसे पहले की थी, इसको याद जान लीजिए। अब एक चीज और बताना है
कि उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा गल्फ स्ट्रीम की धारा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और कनारी की धारा के बीच में एक चक्राकार धाराओं का मार्ग बन जाता है और इस मार्ग के कारण जो है एक गायर का निर्माण हो जाता है। इसको हम गायर या गायरल के नाम से मुख्य रूप से जानते हैं। अच्छा, इस क्षेत्र का जो जल होता है वो शांत और गतिहीन हो जाता है, इसलिए हम इसको क्षार गैसों सागर के नाम से जानते हैं। कभी कभी परीक्षा में इसको पूछा जाता है कि वह कौन सा सागर है जिसका कोई तट नहीं है, तो वो क्षार गैसों सागर है। तो चारों तरफ से धाराओं से घिरा हुआ है, इसका कोई स्थलीय तट नहीं पाया जाता है। नो कोस्ट विदाउट सी के नाम से इसको मुख्य रूप से हम जानते हैं। ये लगभग 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार मुख्य रूप से पाया जाता है। ये सारगैसो नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर एक सारगैसम नामक वनस्पति का प्रादुर्भाव होता है और इसलिए इसको जो है हम सारगैसो सागर कहते हैं। इसको एक मैन स्पाइरल के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है एक मैन स्पाइरल क्या है, तो ये एक मैन स्पाइरल के नाम से भी जाना जाता है और ये बिना तट वाला सागर भी जाना जाता है। अब आगे हम चलते हैं दक्षिणी आंध्र महासागर की धारा। सेकंड पार्ट, दक्षिणी आंध्र महासागर की धारा। इसमें भी विषुवत रेखा के जो दक्षिण में, इक्वेटर के दक्षिण में जो धारा चलती है उसको हम दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। दूसरा ब्राजील की धारा, पहले आप लिख लीजिए इसको, उसके बाद में समझा रहे हैं। ब्राजील की धारा, ब्राजीलियन करेंट्स। तीसरा फॉकलैंड की धारा। चौथा दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह और पांचवा बेंगुला की धारा। ये 5 धाराएं दक्षिणी आंध्र महासागर में मुख्य रूप से चलती हैं। विषुवत रेखा के दक्षिण में यहां पर जब ये दोनों धाराएं आगे की तरफ बढ़ती हैं तो एक उत्तरी विषुवत रेखीय धारा और यहां पर भी एक दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, दोनों एक संयुक्त रूप से आगे की तरफ बढ़ती है। दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, इसका जो अधिकांश भाग है वो दक्षिण की तरफ विषुवत रेखा के दक्षिण तक रहता है, लगभग 5 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक रहता है। और यहाँ पर ब्राजील के इस तट से टकरा जाने के कारण कुछ जल ऊपर की तरफ चला जाता है, कुछ जल दक्षिण की तरफ ब्राजील, ये आपका ब्राजील देश है, कुछ जल दक्षिण की तरफ ऐसे होता हुआ नीचे की तरफ आ जाता है। अब ये जल नीचे की तरफ यहां पर आता है तो इसको हम नंबर 2 ब्राजील की धारा के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये ब्राजील देश के नाम पर ही इस धारा का नामकरण हो गया है। इसका ज्यादातर जो प्रवाह क्षेत्र है वो ब्राजील से ही तट से संलग्न हुआ, इसलिए इसको हम ब्राजील की धारा के नाम से जानते हैं। ये एक गर्म जल धारा है। गर्म जल धारा इसलिए है क्योंकि इक्वेटर के पास से आती है, और दूसरा कारण इसका गर्म जल धारा इसलिए है क्योंकि ये ब्राजील के टेम्परेचर से इस जल की धारा का टेम्परेचर ज्यादा है। इन 2 कारणों से इसको हम गर्म जल धारा कह सकते हैं। ये जलधारा जैसे ही यहाँ पर 40 से 45 डिग्री अक्षांश के पास पहुंचती है, यहाँ भी वेस्टर्लीज पछुआ हवाएं इसको ऐसे पूरब की तरफ मोड़ देती है और ये धारा पूरब की तरफ मुड़ जाती है और यहाँ पर कुछ जल ये इंडियन ओशन में चला जाता है, हिंद महासागर में, और कुछ जल अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकरा करके ये उत्तर की तरफ ऐसे चला जाता है।
तो इस प्रकार से एक चक्र ये भी बन जाता है। इसको हम कहते हैं नंबर 4 दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह और ये नंबर 5 बेंगुला की धारा। अब मैं आपको बता दूं, यहां दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी सिरे से, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी सिरे से एक धारा थोड़ी सी उत्तर की तरफ ऐसे चलती है, लगभग 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक चली जाती है दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ। इसको हम फॉकलैंड की धारा के नाम से जानते हैं। ये नंबर 3 हो जाएगा आपका, फॉकलैंड की धारा। तो इस प्रकार से एक चक्र जो है दक्षिणी अटलांटिक ओशियन में भी बन जाता है। दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा, ब्राजील की धारा, फॉकलैंड की धारा, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह और बेंगुला की धारा। इस प्रकार से आंध्र महासागर की धाराओं का एक क्रम ये भी पूरा हो जाता है। हमने आपको बताया था पिछली कक्षाओं में कि महासागरीय धाराओं का क्रम चलने का उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो दो गायर यहाँ पर बन जाते हैं, एक उत्तरी आंध्र महासागर में और एक दक्षिणी आंध्र महासागर में। ये दो गायर का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी ग्रीनलैंड के पूर्वी भाग में एक एंटी क्लॉकवाइज गायर, छोटे से गायर का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से आंध्र महासागर की धाराओं का ये क्रम होता है। एक बार फिर से आप समझे। हाँ, एक चीज और जान लीजिए आप, एक धारा और चलती है जिसको हम काउंटर करंट्स के नाम से जानते हैं, प्रति विषुवतरेखीय धारा के नाम से। यहां पर मध्य अफ्रीकी तट से उत्तरी विषुवतरेखीय धारा, दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा का जल यहां जब अमेरिका तट से टकराता है, दक्षिणी अमेरिका तट से टकराता है, तो यहां पर जलस्तर ऊंचा हो जाता है और यहां पर उच्च जलस्तर हो जाता है और यहां पर निम्न जलस्तर हो जाता है। यहां पर हाई और यहां पर लो। एक चीज और याद रखिएगा, ये दोनों जल जब संयुक्त रूप से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर अपवेलिंग होती है, यानी महासागर की तलहटी से भी जल ऊपर की तरफ आता है, उद्वेलन होता है। और दूसरा, इसकी जल की छटपूर्ति करने के लिए दक्षिण से बेंगुला की धारा और उत्तर से कनारी की धारा भी आती है। और तीसरा जो प्रवाह होता है, एक बीच में यहाँ पर जल राशि ज्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाने के कारण एक काउंटर करंट चलने लगती है, जिसको हम प्रति विषुवतरेखीय धारा के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर ब्राजील तट से लेकर के और मध्य अमेरिकी तट तक यहाँ तक चलती है। तो इस प्रकार से ये उत्तरी आंध्र महासागर की धाराएं और दक्षिणी आंध्र महासागर की धाराएं का ये क्रम होता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इस गल्फ स्ट्रीम का प्रभाव यूरोपीय तट की जलवायु पर विशेष रूप से पड़ता है। यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसको हम मरमांस बंदरगाह कहते हैं। यह बंदरगाह वास्तव में शीत ऋतु में जम जाना चाहिए, लेकिन ये गल्फ स्ट्रीम का प्रभाव है कि ठंडे शीत ऋतु में भी जो है यूरोपीय तट का टेम्परेचर जो है 5 डिग्री से कम नहीं होने पाता है और यहाँ के बंदरगाह पूरे वर्ष भर खुले रहते हैं। इसीलिए गल्फ स्ट्रीम की धारा को यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। ये कुछ बिंदु हैं जिनको आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया आंध्र महासागर की धारा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं प्रशांत महासागर की धाराएं, करेंट्स ऑफ पैसिफिक ओशियन। इसी में आप समझ जाएंगे कुछ करेंगे। चलते हैं। प्रशांत महासागर की धाराओं को भी हम 2 भाग में बांटते हैं, उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं और दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं। ये है एशिया का पूर्वी भाग, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। इस
महासागर की विषुवत रेखा है। इसके उत्तर में उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिण में दक्षिणी प्रशांत महासागर। अब हम चलते हैं, इन धाराओं को भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन करेंट्स, उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं। जिस प्रकार से अटलांटिक महासागर की धाराओं का क्रम था, उसी प्रकार से प्रशांत महासागर की धाराओं का भी क्रम पाया जाता है। तो इसमें पहला है उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, दूसरा क्यूरोसियो की धारा। क्यूरोसियो की धारा भी कई ब्रांच में होकर के बनती है, जिसको अभी हम यहाँ पर स्पष्ट कर देंगे। जैसे क्यूरोसियो का प्रसार है, सुषमा की धारा है, दक्षिण चीन सागर की धारा है, कई शाखाओं में विभक्त है। और तीसरा है उत्तरी प्रशांत प्रवाह, चौथा है कैलिफोर्निया की धारा, पांचवा है क्यूराइल की धारा, और छठवां है आयरलैंड या अलास्का की धारा। इनकी स्थान और इनका डायरेक्शन आप देख लीजिए, उसी से आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराओं का एक क्रम है। ये भी एक दायर मुख्य रूप से बनाती है, एक चक्र बनाती है। यहां पर आप जानते हैं कि उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं और पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण यहां पर विषुवत रेखीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। मध्य अमेरिकी तट से लेकर के यहाँ पूर्वी द्वीप समूह तक जो धारा चलती है, उसको हम उत्तरी विषुवत रेखीय धारा के नाम से जानते हैं। ये धारा 7,500 मील सागरीय दूरी तय करती है, मध्य अमेरिकी तट से लेकर के यहाँ पर पूर्वी द्वीप समूह। और यहाँ पर फिलीपींस, न्यू गिनी, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, इन सब के ब्रांच में जो है इनकी शाखाएं जो है इन तटों के आसपास ऐसे चली जाती है। और कुछ जन्म होकर के उत्तर की तरफ दक्षिण होता है। यहाँ पर जन्म होता है क्यूरोसियो की धारा, क्योंकि यहाँ पर जलराशि ज्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाती है। तो जैसे वहां पर मैक्सिको की खाड़ी में गल्फ स्ट्रीम का जन्म होता था, वैसे यहाँ पर क्यूरोसियो का जन्म होता है। क्यूरोसियो की एक शाखा यहाँ पर जापान तट से टकरा करके दक्षिण में जापान सागर में चली जाती है, जिसको हम सुषमा की धारा या जापान की धारा के नाम से जानते हैं। और एक शाखा जापान के पूर्व में चली जाती है। इन दो धाराओं के कारण जापान जो है चारों तरफ से घिर जाता है। यहाँ पर आप जानते हैं वेस्टर्लीज पछुआ हवा 40 से 45 डिग्री अक्षांशों के पास में इस गल्फ स्ट्रीम ऐसे बिखर जाती है, कई शाखाएं इसकी हो जाती हैं। इसको हम क्यूरोसियो की कई शाखाएं हो जाती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम की कई शाखाएं हो जाती हैं, वैसे इसको क्यूरोसियो का डेल्टा भी कहा जाता है। वहां पर गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा कहा जाता था, यहाँ पर क्यूरोसियो का डेल्टा कहा जाता है। तो ये कई शाखाओं में विभक्त होने के कारण इसको क्यूरोसियो प्रसार या क्यूरोसियो का डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक धारा आती है ठंडी, जिसको हम क्यूराइल या आयोसियो की धारा कहते हैं। और दोनों धाराएं यहाँ पर जापान के होक्काइडो तट के पास में मिलती है। वही सिचुएशन जो न्यूफाउंडलैंड के पास में था, वही सिचुएशन यहाँ भी हो जाता है। गर्म और ठंड की जलधाराओं के मिलने के कारण यहाँ पर भी इमर्जन ऑफ टेम्परेचर की प्रक्रिया होती है। खूब घना कोहरा उत्पन्न होता है और बहुत सारी मछलियाँ आती हैं, जिसपे प्लैंटन का विकास होता है। और ये मुख्य फिशिंग एरिया यानी मत्स्य उत्पादक क्षेत्र जो है ये प्रमुख बन जाता है। इसीलिए चीन और जापान में जो है मछलियाँ ज्यादा पकड़ी जाती हैं, इस क्षेत्र में ज्यादा पकड़ी जाती है। अब ये पछुआ हवाओं के प्रभाव में आकर के एक शाखा इसकी ऐसे पूरब की तरफ चली जाती है और यहाँ पर कैलिफोर्निया तट से टकरा करके एक शाखा यहाँ पर दक्षिण की तरफ ऐसे चली जाती है। इसको हम कहते हैं उत्तरी प्रशांत प्रवाह और इसको कहते हैं कैलिफोर्निया की धारा।
एक शाखा यहाँ पर ऐसे टकरा करके थोड़ा सा उत्तर में चली जाती है, जिसको एलुसियन की शाखा या अलास्का की धारा के नाम से जानते हैं। अलास्का की खाड़ी है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का ही एक स्टेट है अलास्का, तो उसकी खाड़ी में टकराने के कारण इसको अलास्का की धारा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी एक छोटा सा गायर ऐसे चक्राकार मार्ग बन जाता है। इसकी भी दो ब्रांच हो जाती है, एक यहाँ बेरिंग सागर से दक्षिण की तरफ एक जलधारा की जाती है, जिसको बेरिंग की धारा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से उत्तरी विश्वद्वीपीय धारा, क्यूरोसियो की धारा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, कैलिफोर्निया की धारा, इनका एक चक्र बन जाता है और उत्तरी प्रशांत महासागर में भी एक गायर का निर्माण हो जाता है। दूसरी चीज, यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम के क्यूरोसियो के उत्तर में जाने से यहाँ पर टकराव और टकराहट होती है और यहाँ पर प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र है। और ये नंबर 5 जो यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूराइल की धारा, इसको आयोसियो या क्यूराइल की धारा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर नंबर 6 हो जाएगा अलास्का की धारा। तो इस प्रकार से एक क्रम यहाँ पर धाराओं का हो जाता है। आप इसमें जान सकते हैं कि कौन सी गर्म जलधाराएं हैं, कौन सी ठंडी जलधारा है। क्यूराइल या आयोसियो की धारा ठंडी जलधारा, बेरिंग की जलधारा ठंडी जलधारा, क्योंकि ये उत्तरी सागरों से आती है। यहाँ पर आयोसियन की धारा, ये भी एक ठंडी जलधारा है। और ये जो है ये क्या कहते हैं, कैलिफोर्निया की धारा, ये भी एक ठंडी जलधारा है। उत्तरी विश्वद्वीप की धारा एक गर्म जलधारा है, क्यूरोसियो की धारा एक गर्म जलधारा होगी, और जो उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट है, उत्तरी पैसिफिक ड्रिफ्ट है, ये भी गर्म जलधारा होगी। कुछ विद्वानों ने इस अलास्का की धारा को गर्म जलधारा माना, क्योंकि ये उत्तरी प्रशांत प्रवाह का जल ही अलास्का की धारा के रूप में संचरित होता है, जबकि इस क्षेत्र का टेम्परेचर कम होता है, इस क्षेत्र में लो टेम्परेचर होता है। लेकिन ये इसी का जल ऊपर की तरफ बहकर अलास्का की धारा के रूप में चला जाता है। तो इस क्षेत्र की अपेक्षा अलास्का की धारा का तापमान थोड़ा सा ज्यादा रहता है, इसलिए कुछ विद्वान इसको गर्म जलधारा के रूप में भी मानते हैं। इस महत्वपूर्ण बिंदु को भी आप याद रखिएगा। चलते हैं हम दक्षिणी आंध्र महासागर की धारा है, दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा है। बार बार आंध्र महासागर का नाम आ रहा है। साउथ पैसिफिक ओशियन करंट्स, दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा है। नंबर 1 वही सी दक्षिणी विश्वद्वीपीय धारा, साउथ इक्वेटोरियल पैसिफिक करंट। दूसरा पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन धारा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में बहेगी। तीसरा दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट। और नंबर 4 पीरू या हम्बोल्ट की धारा। और 5वां है एल नीनो या ला नीनो, एल नीनो की धारा। चलते हैं बहुत थोड़ा सा समय को देखते हुए। यहां पर विषुवत रेखा के दक्षिण में 7500 सागरीय मील की दूरी तय करती हुई ये आती है दक्षिणी विषुवत रेखा। यहाँ पर न्यू गियाना के पास में ये न्यूगिनी तट से टकरा करके ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे ऐसे मुड़ जाती है। इसको हम पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा के नाम से जानते हैं। इसी धारा से न्यूजीलैंड जो है चारों तरफ घिर जाता है। यहाँ पर आप जानते हैं पछुआ कोण प्रवाह, गरजती 40, चीखती 60, भयंकर 50 के नाम से ये पछुआ हवाएं चलती हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में आई हुई इस जलधारा को फिर एक बार पूरब की तरफ मोड़ देती है। और ये जलधारा, कुछ जलधारा आंध्र महासागर में चली जाती है, कुछ जलधारा दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी सिरे से टकरा करके उत्तर की तरफ ऐसे अपना एक चक्र पूरा कर देते हैं। इसको हम दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, इसको हम पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, और इसको नंबर 3
दक्षिणी प्रशांत प्रवाह और इसको नंबर 4 पीरू या हम्बोल्ट की धारा। इनका स्वभाव गर्म होता है। ये दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा और ये दक्षिणी प्रशांत प्रवाह और ये पीरू या हम्बोल्ट की धारा, यानी ये भी एक चक्र बना करके एक दायरे का निर्माण कर देते हैं। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में बहती है। एक गर्म जल धारा है जो यहाँ से लेकर के ऑस्ट्रेलिया के उत्तर से दक्षिण तक लगभग 30-40 डिग्री अक्षांश तक प्रवाहित होती है। 40 से 45-40 अक्षांश के आसपास, दक्षिणी अक्षांश के पास इसको जो है पछुआ हवाएं पूर्व की तरफ ढकेल देती है। तो हवाओं के प्रभाव में आकर के बढ़ता है। मैंने बताया था शुरुआत में कि जब हवा के प्रभाव में आकर के महासागर का जल आगे की तरफ बढ़ता है तो उसको हम ड्रिफ्ट या प्रवाह कहते हैं। इसलिए इसको दक्षिणी प्रशांत प्रवाह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसको पीरू या हम्बोल्ट की धारा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पीरू तट से होकर के प्रवाहित हो रही है, इसलिए इसको पीरू की धारा कहते हैं। हम्बोल्ट की धारा इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि हम्बोल्ट, जिसको आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है, जर्मन विद्वान थे, आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है हम्बोल्ट को, उन्होंने इस धारा की खोज की थी, इसलिए इसको हम्बोल्ट की धारा के नाम से भी जाना जाता है। अब एक और भी है काउंटर करंट्स, प्रति विषुवत-रेखीय धारा। यहां पर मध्य अमेरिकी तट से लेकर के यहां तक जब धारा आती है तो यहां पर जल स्तर ऑस्ट्रेलिया के पास में उत्तरी क्षेत्र में बहुत ऊंचा हो जाता है और यहां पर जल स्तर नीचा हो जाता है। ये जल जब आगे बढ़कर जाता है तो यहां पर अपवेलिंग होती है, यानी जल जो है तलहटी से ऊपर की तरफ आता है। तो ऊपर की तरफ आता है तो यहाँ पर इस जल की छटपूर्ति होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक स्लोप बन जाता है जो स्लोप पश्चिम से पूरब की तरफ होता है, यहाँ पर जलराशि ज्यादा मात्रा में एकत्रित होने के कारण, इसलिए एक काउंटर करंट्स ऐसे चलने लगती है। इसको हम प्रति विषुवत-रेखीय धारा के नाम से जानते हैं, जैसे आंध्र महासागर में एक काउंटर करंट्स चल रहे थे। अब एक और चीज इसमें मुख्य रूप से मुझे बताना है, वो है एल नीनो की धारा। एक महत्वपूर्ण जल धारा है जो भारतीय मानसून से संबंधित है और भारतीय मानसून को भी प्रभावित करती है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना है तो मैं यहाँ पर बता दूं, कई विद्वान इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक तथ्यों को मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से होता क्या है कि यही काउंटर करंट्स पेरू तट से लगभग 180 किलोमीटर दूर कभी कभी दक्षिण में जाती है। इसी से हम समझा दे रहे हैं आपको यहीं पर। यही काउंटर करंट्स में बता रहा था। काउंटर करंट्स जो है पेरू तट से 180-82 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण की तरफ चलने लगती है और ये जो है लगभग 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ये प्रवाहित होती है। इसी को ये अस्थायी धारा होती है, इसी को एल नीनो की धारा के नाम से जाना जाता है। होता क्या है कि जब एल नीनो का आगमन होता है तो यहाँ पर जो पेरू या हम्बोल्ट की धारा उत्तर की तरफ चलने लगती थी, ये बहुत ही कमजोर हो जाती है, यानी निष्क्रिय हो जाती है, इसका कोई विशेष मतलब नहीं होता। और जब ये धारा का आगमन होता है एल नीनो का, तो पेरू का तट जो ये रेगिस्तानी है, यहाँ पर वर्षा खूब होती है, यानी एल नीनो के आगमन से इस क्षेत्र में जो है वर्षा होती है। पेरू क्षेत्र के रेगिस्तानी जो भाग होते हैं वो हरे भरे हो जाते हैं। तो पेरू के निवासी ऊपर की तरफ प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, एल नीनो को लाइए और हमारे क्षेत्र को हरा भरा कीजिए, खुशहाली सुख शांति प्रदान कीजिए। लेकिन इस एल नीनो का वास्तव में अर्थ होता है शिशु ईसा से होता है, शिशु यीशु से होता है। इसका मतलब यानी ईसा मसीह के लोग पूजा करते हैं, तो उसी से मिलता जुलता ये शब्द है एल नीनो। तो होता क्या है कि इस क्षेत्र में जब ये एल नीनो का प्रसार हो जाता है तो यहाँ पर अपवेलिंग होना बंद हो जाता है। जो महासागरीय तली से जो है पोषक पदार्थ ऊपर की तरफ आते थे, तो उससे यहाँ पर मछलियों की प्रचुरता रहती थी पेरू तट पर। और पेरू के निवासी जो है मुख्य रूप से फिशिंग का ही काम करते हैं, मत्स्य पालन का ही काम करते हैं। लेकिन होता क्या है कि इस एल नीनो के प्रभाव के कारण अपवेलिंग का होना बंद हो जाता है, पोषक तत्व ऊपर की तरफ आना बंद हो जाते हैं। इसलिए मछलियां इस क्षेत्र से या तो भाग जाती हैं या तो मछलियां मर जाती हैं।
अब इसका प्रभाव पेरू के तट के निवासियों पर बहुत बुरा पड़ता है, और जब उनको इस चीज का पता चलता है कि ये हमारे यहाँ पर एक सागरीय विनाश हो जा रहा है, मछलियां मर जा रही हैं, प्लैंटन मर जा रहे हैं, तो फिर ऊपर प्रार्थना करते हैं, कहते हैं हे शिशु ईसा मसीह, एल नीनो को लाइए, सुख समृद्धि प्रदान, हमें सुख समृद्धि प्रदान कीजिए, वर्षा को दीजिए, लेकिन एल नीनो को भगाइए। एल नीनो की हमें जरूरत नहीं है, हम जैसे थे पहले वैसे ही सही हैं। हमें वर्षा दीजिए, सुख समृद्धि दीजिए, लेकिन एल नीनो को हमारे क्षेत्र की तरफ मत लाइए। इस एल नीनो का भारतीय मानसून पर भी प्रभाव पड़ता है। जब हम आपको भारतीय मानसून पढ़ाएंगे तो उसमें इस चीज का जिक्र करेंगे कैसे कि एल नीनो के प्रभाव से जो है भारतीय मानसून प्रभावित होता है। वास्तव में होता यह है कि ये पूरी मानसून की बेल्ट एल नीनो के आगमन से जो है खिसक जाती है, पूरब की तरफ खिसक जाती है, और इस क्षेत्र में भयंकर वर्षा होती है। इस क्षेत्र में मानसून का आगमन हो जाता है, जबकि भारत, चाइना, दक्षिण पूर्वी एशिया और इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग, ये सब सूखे से प्रभावित हो जाता है। एल नीनो 1997-98 में सक्रिय थी, तो उस समय इंडोनेशिया के जंगलों में भयंकर सूखा पड़ा और कई जगहों पर आग भी लग गई। उसका मुख्य कारण एल नीनो ही बताया जाता है। तो एक चीज याद रखिएगा, जिस वर्ष एल नीनो का आगमन महासागर में होता है, पूर्वी प्रशांत महासागर में, उस वर्ष भारत सूखे की चपेट में आता है, और इस एल नीनो के प्रभाव को ला नीनो कम कर देती है। यहाँ पर पश्चिमी प्रशांत महासागर में धारा चलने लगती है, जिसको हम ला नीनो कहते हैं, तो उसके प्रभाव से कर देती है। जब ला नीनो सक्रिय होती है तो उस वर्ष भारतीय मानसून अच्छा होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एल नीनो का आगमन होगा अगर महासागर में, प्रशांत महासागर में, तो उस वर्ष भारतीय मानसून कमजोर होगा, और एल नीनो जिस वर्ष नहीं होगी उस वर्ष भारतीय मानसून अच्छा होगा, अर्थात ला नीनो का जब प्रभाव होगा तब भारतीय मानसून अच्छा होगा। तो इस प्रकार से इन महासागरीय धाराओं को आपने समझ लिया। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ये उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं, दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराएं। नंबर 1 उत्तरी विश्वतरीखीय धारा, क्यूरोसियो की धारा, यहाँ पर क्यूरोसियो प्रवाह, उत्तरी प्रशांत प्रवाह, कैलिफोर्निया की धारा, अलास्का की धारा, क्यूराइल या आलोसो की धारा। और ये जो हो जाएगा नंबर 1 दक्षिणी विश्वतरीखीय धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह और पेरू या हम्बोल्ट। इस प्रकार से प्रशांत महासागर की धाराओं का भी क्रम पूरा हो जाता है। ये लेक्चर आपका समाप्त हो रहा है। धन्यवाद, थैंक यू।